देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर हो गया? यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पर आज एक क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन है जो एबीसी एनालिसिस से रिलेटेड है। देखो गुड मॉर्निंग ज्योति। गुड मॉर्निंग मैम। इलास्ट्रेशन नंबर 8, ये वाला जो पीडीएफ था इसमें इलास्ट्रेशन नंबर अगर 8 देखेंगे तो वहां पर हमें एबीसी एनालिसिस रिलेटेड और एक क्वेश्चन भी मिल जाएगा। देखो नहीं 8 नहीं, सॉरी 8 नहीं, कौन सा वाला था? 10। अच्छा 10 ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखो बोला है ए फैक्ट्री यूजेस 4000 वेराइटीज। तुम लोग आंसर बताना, ठीक है? तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन सुनो, आंसर तुम ही लोग बता सकते हो आराम से। हम बस लिखवा देंगे कैसे इसको मतलब आंसर लिखना है अगर आंसर आता है तो। द ए फैक्ट्री यूजेस 4000 वेराइटीज ऑफ इन्वेंट्रीज। 4000 इन्वेंट्रीज यूज कर रहा है कोई एक फैक्ट्री। वेराइटीज ये देखो, नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ इन्वेंट्रीज, इस तरह से ये 4000 जो है ना, यहाँ पर एक्चुअली एक टोटल वाला लाइन होने से बेटर होता, जो कि दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन ये देख के हम लोग समझ जाएंगे। इसको टोटल करने से ये 4000 होगा। इन टर्म ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग एंड इन्वेंट्री यूसेज, कितना इन्वेंट्री होल्ड करना है और कितना यूज करना है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कंपाइल्ड। जैसे नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ इन्वेंट्री 3875 110 15, टोटल मिला के 4000 इन्वेंट्रीज हो रहा है। परसेंटेज दिया हुआ है, ये सब परसेंटेज दिया हुआ है, लेकिन लिखा नहीं है किस चीज का परसेंटेज। क्या तुम लोग बता सकते हो ये किस चीज का परसेंटेज है? नहीं लिखा हुआ है तो क्या हुआ? अरे हाँ, बता सकते हो टोटल किस? हाँ मतलब ये कितना क्वांटिटी है ना? हाँ, क्वांटिटी का परसेंटेज दिया हुआ है। कैसे पता चला? देखो इसके बाद यहाँ पर तो दे ही रखा है परसेंटेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग, मतलब कितना कितना परसेंट इन्वेंट्री वो लोग होल्ड करता है, ठीक है? मतलब ये टाइप जो है, ये कुछ भी टाइप हो, अभी तो टाइप हमें ढूंढना है ना कि ए टाइप है कि बी टाइप है कि सी टाइप, इसलिए इन्होंने टाइप का नाम नहीं दिया। तो ये 20% होल्ड करता है, ये 30%, ये 50%। तो एबीसी एनालिसिस में हम लोगों ने क्या सीखा था? जो सबसे ज्यादा परसेंटेज होल्ड होता है वो कौन सा टाइप है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज होल्ड हो रहा है, उससे थोड़ा कम कम, और ये बहुत ही ज्यादा कम, ठीक है? और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री यूसेज, यूज क्या होता है? ये वाला 5%, ये वाला 10%, ये वाला 85%, ऐसे दिया हुआ है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि कौन सा ए कैटेगरी है, कौन सा बी कैटेगरी है और कौन सा सी कैटेगरी है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जस्ट देख के ही तो बता सकते हैं। बोलो कौन कौन सा ए कैटेगरी? 10 वाला ए लग रहा है। कौन सा बोला? और एक बार, आवाज कट गया 10। पहले। 15 वाला? हम्म। 15 वाला ए लग रहा है। अच्छा, ए का जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है? ए का स्पेसिफिकेशन है वो महंगा होगा, यानी वैल्यू यानी रुपीज में वो हाई होगा, ठीक है? लेकिन क्वांटिटी में वो क्या होगा? लो होगा। मतलब हम लोग कम रखते हैं ना, जो महंगा चीज होता है वो हमारे पास कम रहता है, सभी के अपने अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, ठीक है? तो ये परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन होल्डिंग, ये तो सबसे होल्डिंग मतलब कितना रख रहे हैं, है ना? तो ये तो सबसे ज्यादा रख रहे हैं, 50% ये अपने पास रख रहे हैं। तो महंगा चीज तो अपने पास हम लोग कम रखेंगे, है ना? तो अच्छा नहीं, ये है होल्डिंग। अच्छा होल्डिंग है, इतना परसेंट रख रहे हैं, ठीक है? एक मिनट, हाँ सही हुआ है 0.375, ये तो ए कैटेगरी होगा क्योंकि ये सबसे कम होल्डिंग हो रहा है, उसी हिसाब से परसेंटेज आ रहा है, ठीक है? वैल्यू इसका हाई है, वैल्यू दिया हुआ है, ये देखो परसेंटेज ऑफ वैल्यू, परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री यूसेज। अच्छा ये यूसेज दे रखा है। अच्छा यही वाला ए होगा, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ वैरायटीज का, सबसे पहला बात है ये अगर 4000 है तो ये 15
क्वांटिटी में है, ये क्वांटिटी, ये देख के पता चल जाएगा, करेक्ट था। ये देखो 0.375% होता है ये करने पे, मतलब 4000 में से सिर्फ 15 जो है सबसे कम है, वही मेरा ए होगा, ठीक है, वही मेरा ए होगा, इसीलिए ये ए हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू का परसेंटेज दिया हुआ है, वैल्यू मतलब ये हाई है, ये देखो 50%, हाँ ये सबसे ज्यादा है, तो ये वैल्यू है, तो ये सबसे ज्यादा है, तो ये इसीलिए ए कैटेगरी होगा। और इसका कंजम्पशन देखो क्या है, हाईएस्ट है, ठीक है, तो 85% ऑफ इन्वेंट्री यूसेज। तो हम एक आंसर लिखवा देते हैं कि ए का कैसे लिखना है। तो अगर मान लो कि तुम लोग को ऐसे लिखने में, क्योंकि टाइप करके लिखना भी पड़ सकता है, लेकिन जिन लोग का सिर्फ एमसीक्यू हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा, फिर भी एक बार पता होना चाहिए कि हमें कैसे करना पड़ेगा। ये देखो हम यहाँ पर लिखवा देते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर ऑफ इन्वेंट्री items should be classified as a category item as, क्यों, उसका रीजन नीचे लिखते हैं। पहला है constitutes 0.375%, सिर्फ 0.375% जो है ये कैरी कर रहा है, ठीक है, मतलब कम क्वांटिटी में, जो कम क्वांटिटी में वही महंगा होता है, ठीक है। ऑफ टोटल नंबर ऑफ varieties of inventory, which is, इसके साथ और एक लाइन हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं, which is minimum as per given classification, जो सबसे मिनिमम है क्लासिफिकेशन इन द टेबल। ये एक पहला रीजन है कि हम लोग 50 नंबर वाले आइटम को हम लोग ए आइटम मान रहे। दूसरा रीजन क्या है, 0.2 50% ऑफ टोटल। अच्छा, এস পারের পর কি লিখেছো? as per given classification in the table। আচ্ছা, হয়ে গেছে। अच्छा, उसके बाद देखो 50% ऑफ टोटल यूज, जितना यूज था उसका 50% ऑफ टोटल यूज, यूज वैल्यू मतलब कितने का रॉ मटेरियल यूज किया, कितना महंगा रॉ मटेरियल यूज किया। तो जो रॉ मटेरियल महंगा हमारा यहाँ पर लिस्ट बना हुआ था उसमें 50%, सबसे महंगा यही वाला आ रहा है, 15 नंबर वाला आइटम सबसे महंगा आ रहा है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग, जितना इन्वेंट्री होल्ड में था सबसे ज्यादा वैल्यू इसी का था। इन्वेंट्री होल्डिंग यानी जो एवरेज पे किया जाता है, विच इज मैक्सिमम टेबल के हिसाब से, ठीक है, विच इज मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू टेबल, विच इज मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू टेबल। ये दो पॉइंट जो ए कैटेगरी आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प हुआ। और लास्ट जो ये वाला पॉइंट दिया हुआ इस पे भी हम लोग लिखेंगे, ये क्या है, परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री यूसेज, कितना यूज किया, हाईएस्ट कंजम्पशन है 85%, ठीक है, तो जो ए कैटेगरी होता है उस पे कंजम्पशन भी हाईएस्ट होता है। तो हाईएस्ट इन कंजम्पशन about 85% ऑफ इन्वेंट्री यूसेज, ठीक है। तो इससे अब एमसीक्यू आए कुछ भी आए तुम लोग आइडेंटिफाई करके आराम से उसे
सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब बताओ फिर बी कैटेगरी कौन सा होगा। अब ए कैटेगरी जैसे आइडेंटिफाई हो जाएगा, बी कैटेगरी आइडेंटिफाई तो आराम से कर सकते हैं। बी कैटेगरी कौन सा हो जाएगा बोलो? 110। 110। और सी कैटेगरी 3875। अच्छा, 110 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखो 0.2 देके लिख देते हैं। 110 नंबर आइटम is of B category। क्यों है? it constitutes 2.750%। देखो 2.750%, ठीक है, 2.750% ऑफ टोटल नंबर ऑफ varieties of inventory item। सेकेंड है मॉडरेट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मॉडरेट इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व। दैट इज कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, देखो 30% ऑफ टोटल यूज। अच्छा, और मॉडरेट कंजम्पशन थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। तुम लोग और भी अच्छे तरीके से चाहो तो अपना लैंग्वेज ऐड करके लिख सकते हो। हम एक ओवरऑल लिखवा दे रहे हैं, मॉडरेट इन कंजम्पशन अबाउट 10%। ये हो गया बी कैटेगरी। अब लास्ट वाला तो सी कैटेगरी होगा। तो सी कैटेगरी के लिए हम लोग लिखेंगे, ये देखो कितना है वो 3875 नंबर ऑफ varieties of inventory item is classified as C category। अब इसका रीजन, कंस्टिट्यूट 96 कितना है 96.875 96.875% ऑफ टोटल वेराइटीज ऑफ इन्वेंट्री आइटम। हैंडल्ड बाय स्टोर ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री में स्टोर में 96.875% ये वाला कैटेगरी का आइटम जो है रखा जाता है। और रिक्वायर्ड अबाउट कितना यूज होता है, वैल्यूएशन ऑफ यूज कितना है, मतलब कितना पैसा लग जाता है, 20% पैसा इन्वॉल्व होता है इस पे। तो रिक्वायर्ड अबाउट 20% ऑफ टोटल यूसेज या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, टोटल यूज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग। और थर्ड पॉइंट है मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम इन्वेंट्री कंजम्पशन, दैट इज अबाउट मिनिमम कंजम्पशन कितना है, देखो 5%, दैट इज अबाउट 5% ऑफ इन्वेंट्री यूसेज। ठीक है, तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने पूरा आइडेंटिफाई किया था अलग अलग करके एक एक कंपोनेंट का, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, एक एक कंपोनेंट का हमें आइडेंटिफाई करने का जरूरत नहीं हुआ। बहुत सारा कैटेगरी दे रखा था, हमें यहाँ से जस्ट चेक करके बताना है कौन सा कौन कैटेगरी में जाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग और एक थ्योरी कर लेते हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट है, जो भी थ्योरी हम करवा रहे हैं ना ये सब थियोरेटिकल में आता है, जैसे कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, ये क्या है? देखो, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री क्या है, नॉर्मली क्या होता है, गुड्स जो है वो कहाँ रहता है, गोडाउन में या स्टोर में, हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा गुड्स है वो कहाँ रहता है, ये जो है ये क्या है, ये गोडाउन बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ये है गोडाउन या स्टोर, जो भी बोलो, गोडाउन और स्टोर, यहाँ पर क्या रहता है, स्टॉक, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं गुड्स, यहाँ पर स्टॉक रहता है, ठीक है। अब ये स्टॉक को या फिर गुड्स को गोडाउन में या स्टोर में रखने का हमारा एक खर्चा होता है, उस खर्चे का नाम क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट होता है क्योंकि इस गोडाउन के बाहर हमें एक सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा इस गोडाउन का रेंट हो सकता है, तो वो कैरिंग कॉस्ट हो सकता है। अगर हम लोगों ने लोन में ये सब मटेरियल ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, तो वो हो सकता है, मतलब रखने का खर्चा, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट। लेकिन अगर हम लोग ऐसा करें कि हमें गोडाउन में ये जो है गुड्स जो है या फिर स्टॉक जो है वो स्टॉक करने का, मतलब स्टोर में हमें स्टॉक रखने का ही जरूरत नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जब भी हमें गुड्स का रिक्वायरमेंट हो तब हमें इंस्टेंट इमीडिएटली गुड्स का डिलीवरी मिल जाए, ठीक है, तब हमें स्टॉक करने का जरूरत नहीं होगा। अगर हमारे घर पे भी हम लोग जो ग्रोसरी स्टोर करके रखते हैं, अगर ऐसा हो कि अभी चीनी चाहिए, कोई चीनी देके चला जाएगा, तो फिर हमें स्टोर करने का जरूरत नहीं, जब जो चाहिए तब मंगाएंगे, जब नहीं चाहिए स्टोर करने का जरूरत नहीं। स्टोर करने पे उसे मेंटेन भी तो करना पड़ता है, कुछ चीजों में पोका लग सकता है, कीड़ा वगैरह, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे धूप में दो, ये करो वो करो, तो उसमें काम बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज द कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को ऐसा कुछ मिल जाए कि हमें इंस्टेंट सारा चीज मिल जाता है, जब जो जरूरत हो अगर हमें मिल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टोर का जो झमेला है उसे हटा देंगे, क्योंकि स्टोर करने पे क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट जो है वो हमारा इन्वॉल्व होता है। तो अगर ऐसा हो कि जब हमें प्रोडक्ट का जरूरत हो, मतलब प्रोडक्ट बोल रहे सॉरी, जब हमें रॉ मटेरियल का, जिस तरह का रॉ मटेरियल का जरूरत हो, तभी अगर हमें मिल जाए इंस्टेंट, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, ठीक है। जस्ट इन टाइम मतलब बोला और आके पहुंच गया, ठीक है, और इन्वेंट्री का मतलब हो गया स्टॉक, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री बोल सकते हैं। अच्छा, तो इसमें देखो क्या होता है, इसका पहला पॉइंट है, गुड्स विल बी ऑर्डर्ड when there is a requirement, when there is a requirement, जब जरूरत हो तभी हम लोग स्टॉक का ऑर्डर करेंगे, रखना नहीं है, पहले से रख के यहाँ पर यूज करने का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद गुड्स विल बी, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा ना कि हम लोगों ने ऑर्डर किया और हमें इमीडिएटली ये मिल जाए, तभी ये हमारे लिए बेनिफिट होगा, नहीं तो बेनिफिट कैसे होगा, अगर हमें बहुत देरी बाद मिलेगा तो फिर तो काम रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, ठीक है, लेबर खाली बैठे रहेंगे, मशीन खाली बैठा रहेगा, ठीक है। तो गुड्स विल बी रिसीव्ड इमीडिएटली। आफ्टर आफ्टर द ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर प्लेस करने के बाद इमीडिएटली ये हमें मिल जाए। और इस कंसेप्ट का मतलब ही हो जाता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट with an approach to have a zero inventories in
स्टोर, मतलब कुछ भी स्टोर मतलब पहले से रखना नहीं है, ठीक है। और पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, अगर हमें जो गुड्स का डिलीवरी है वो वन और मोर देन वन डे, मतलब एक या एक से ज्यादा दिन बाद मिलता है, तो फिर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगा। 2-3 घंटे के अंदर आ जाता है, ठीक है, इमीडिएटली मतलब तो ऐसा नहीं कि बोले और आ गया, कुछ तो एक टाइम लेगा, लेकिन सेम डे पे एटलीस्ट आ जाना चाहिए। अगर ये एक या उससे ज्यादा टाइम लेता है, एक दिन या उससे ज्यादा टाइम लेता है, तो ये वाला चीज एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब जस्ट इन टाइम तब हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसे हम लोग जस्ट इन टाइम नहीं बोल सकते। इन केस ऑफ वन और more than one day, it is not applicable, ये एप्लीकेबल नहीं होता है एक या एक से ज्यादा दिन अगर डिलीवरी में लग जाता है तो। अच्छा, इस मेथड के हिसाब से फिर मतलब क्या हो गया हमारा कि जब हमें मटेरियल का जरूरत हो हम लोग सिर्फ तभी परचेस करेंगे जब रिक्वायरमेंट होगा। तो इट इज द अप्रोच अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच लिख देते, चलो अकॉर्डिंग टू दिस approach, material should only be purchased when it is required, when it is actually required in production, ऐसे लिख सकते हैं, actually required in production। ठीक है, और इसका बेनिफिट क्या है, कैरिंग कॉस्ट को कम कर देता है, ठीक है, इट रिड्यूसेस कैरिंग कॉस्ट, इट रिड्यूसेस कैरिंग कॉस्ट। तो ये इतना सारा फीचर्स हो सकता है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का। तो ये देखो नाम से तो वैसे ही पता चल रहा है, जस्ट इन टाइम मतलब बोल दिया और ऑर्डर हो गया। बेसिकली ये कैसे एप्लीकेबल होता है, अगर मान लो हम लोगों ने ऐसे कोई क्रेडिटर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मुझे मेटेरियल स्टोर नहीं करना है, लेकिन आपका ये मेटेरियल मुझे पसंद है और मेरे प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड भी है, तो जब इस मेटेरियल का जरूरत हो, जब हम बोले तभी आप मेरे को भेज दीजिएगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में नॉर्मली ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट किया वही है 2 साल 3 साल का, कि जब जरूरत होगा तब इंस्टेंट पहले इन्हीं को हम लोग भेजेंगे। तो इस तरह के केस में ये जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री जो है ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और एक थियोरेटिकल चीज देख सकते हैं हम लोग, दैट इज लॉस, ठीक है, इसके बारे में पता भी है वैसे तुम लोगों को, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। ये देखो ये क्या होता है, लॉस दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस का मतलब वो है जो अनअवॉइडेबल है, और एबनॉर्मल लॉस का मतलब है जो हम लोग अवॉइड कर सकते थे, अवॉइडेबल है। अच्छा, नॉर्मल लॉस कैसे होगा, जैसे मान लो अगर हम लोग कोई फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है, सपोज अगर हम लोग कोई फर्नीचर बना रहे हैं तो उसपे जो भी कटिंग वटिंग होगा वुड पे, ठीक है, तो उसमें जो भी कटिंग वटिंग होके थोड़ा बहुत जो वुड्स जो है वेस्टेज हो जाता है उसको हम लोग रोक नहीं सकते, ठीक है। तो जब वुड कटिंग हो रहा है उसे शेप में लाने के लिए, जिस तरह का हम लोग फर्नीचर बनाना चाहते हैं, चाहे वो चेयर हो टेबल हो कुछ भी हो, ठीक है, तो जो अलग अलग शेप होता है, राउंड होता है, मतलब जो क्या बोलते हैं सर, रेक्टेंगल शेप या जो भी हो, तो उसमें थोड़ा बहुत तो हमारा क्या है लॉस हो ही जाता है, वो हम लोग रोक नहीं सकते, थोड़ा बहुत कटिंग करके तो वो वेस्टेज होगा ही होगा। तो ऐसे जो वेस्टेजेस होते हैं जो हम लोग रोक नहीं सकते उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस, जो कि गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए भी हो सकता है। ये ऐसा भी होता है जैसे मान लो जो नेफ्थोलिन वगैरह है, अगर किसी का इस चीज का यूज है प्रोडक्शन में या फिर यही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है इवापोरेट हो जाता है। और कुछ पेरिसेबल गुड्स है जैसे कि
फिश, फ्लावर, ये सब चीज का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो वो भी लॉस हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है। इट इज ड्यू टू गुड्स इनहेरेंट नेचर। जो हम लोग चाह के भी इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, हम लोग इसे चेंज नहीं कर सकते। तो फिर इसका कॉस्ट कहां पर मतलब ये जो लॉस हुआ, लॉस का तो एक कॉस्ट होगा कि 10 रुपए का लॉस हुआ, 15, 20 जो भी हो, तो ये जो कॉस्ट है इसको कहाँ चार्ज करना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है, सभी का होगा बिजनेस में, तो ये हम लोग प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, प्रोडक्ट फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो मार्केट में सेल करना है, तो अगर हम लोग प्रोडक्ट में ऐड करेंगे तो कस्टमर से रिकवर कर सकेंगे। तो फिर ये हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। तो इसका हम लोग लिखेंगे कॉस्ट विल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल के कॉस्ट में इसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जो अवॉइडेबल कॉस्ट है, ठीक है, अवॉइडेबल मतलब ऐसा कॉस्ट जो अनसर्टेन रीजन के वजह से होता है। सर्टेन रीजन के वजह, जैसे हमें पता है कि थोड़ा बहुत लकड़ी बर्बाद होगा, ये सर्टेन है, बिना बर्बाद किए हो ही नहीं सकता है। फर्नीचर के लिए जब कटिंग स्टार्ट होगा तो थोड़ा बहुत तो बर्बाद होगा ही होगा। और जो अनसर्टेन है, अनसर्टेन रीजन के लिए हो जाता है, नॉर्मली नहीं होता है, जैसे चोरी हो जाना, ठीक है, या फिर कुछ मान लो नेचुरल कैलेमिटी वगैरह हो गया, जैसे कि फ्लड वगैरह हो गया, जैसे कि फ्लड हो गया, ठीक है, रॉ मटेरियल मान लो डैमेज हो गया, इसी वजह से फ्लड हुआ, स्टोर में रॉ मटेरियल था वो डैमेज हो गया, ठीक है, या फिर मान लो थेफ्ट मतलब चोरी हो गया। तो ये सब अनसर्टेन रीजन था, हमें पता नहीं था कि ऐसा होगा ही होगा। तो इस तरह के लॉस को हम लोग कहां पर चार्ज करेंगे, ये हम लोग प्रोडक्ट में चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा नहीं होता है, कभी कभार होता है, तो ये सबका नहीं होगा। सभी का स्टोर फ्लड के टाइम पे रॉ मटेरियल जो है गोडाउन में था, सभी का लॉस हुआ, ऐसा नहीं होता है। सभी के दुकान में चोरी हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये जो है ये अनसर्टेन है, और इसको हम लोग बोलते हैं कि अकाउंट्स में, ये देखो हम लोग बोल सकते हैं कि चोरी हम लोग कैसे रोके, हमें कैसे पता, अगर पता होता तो रोक ही लेते, लेकिन हाँ हमें अकाउंट्स बोल रहा है, मतलब कॉस्ट अकाउंट्स ही बोले या नॉर्मल अकाउंट्स भी बोल रहे हैं कि अवॉइडेबल है, मतलब अगर हम लोग ठीक ठाक से प्रिकॉशन लेते तो हो सकता है कि चोरी नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये हमारा पूरा पूरी बिजनेस का लॉस है। तो इसे कहाँ चार्ज करना है, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में। जैसे अकाउंटिंग पीएल होता है अकाउंट्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे कॉस्टिंग पीएल भी होता है, यानी कॉस्ट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कॉस्टिंग पीएल में चार्ज हो जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ पर हेडिंग कर देते हैं नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और एक पॉइंट डील करते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा और कुछ आगे हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जिसपे हमारा न्यूमेरिकल्स कुछ रहेगा, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का मतलब है, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, ठीक है, स्टॉक का वैल्यू करना है, ठीक है। कब वैल्यू करते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जब तुम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, एक तो ट्रेडिंग में लिखा जाता है, एक हमारा जो बैलेंस शीट है उसमें लिखा जाता है। बैलेंस शीट में इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि वो करेंट एसेट होता है स्टॉक। ट्रेडिंग में इसीलिए लिखा जाता है ताकि हम लोग सही ग्रॉस प्रॉफिट निकाल पाए। अगर हम लोग अपना क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो गलत दिखेगा, ठीक है। तो वैल्यूएशन कब किया जाता है, ईयर एंड में, जब हमारा फाइनल अकाउंट्स बनना स्टार्ट होता है। ईयर एंड में हमें वैल्यू करना पड़ता है कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है उसका वैल्यूएशन क्या है, मतलब कितने का रॉ मटेरियल है। सपोज हमारे पास एक रॉ मटेरियल ए है, ठीक है, रॉ मटेरियल ए है, टाइप ए, ठीक है, टाइप ए। अब ये हम लोगों ने खरीदा है, सपोज हम लोगों ने खरीदा है जून में, ठीक है, फिर सपोज खरीदा है जुलाई, फिर अगस्त, फिर नवंबर मान लो, ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने खरीदा है।
तो जून में जब खरीदा था यही मटेरियल 100 रुपए का मिल रहा था, जुलाई में जब खरीदा ये मटेरियल 104 का, हो सकता है ना, प्राइसेस में चेंजेस हो सकता है। फिर जब अगस्त में खरीदा तो प्राइस थोड़ा कम हो गया, 95 में खरीदा, फिर नवंबर में जब खरीदा तो ये 110 से खरीदा। तो इस तरह से ये सेम रॉ मटेरियल का प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करता गया, ठीक है। अब ईयर एंड आ गया, अब रॉ मटेरियल जितना बार खरीदते हैं, यहाँ स्टोर बना हुआ है, स्टोर यानी गोडाउन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ स्टोर में पहले जब रॉ मटेरियल खरीदे थे जून में, जून से अगर देखें, मैंने यहाँ जून लिया है, हम लोग जैन से भी देख सकते हैं या फिर अप्रैल टू मार्च, तो मैंने यहाँ पर जस्ट 4 मंथ्स का एक एग्जांपल लिया है। जून में जब हम लोगों ने खरीदा था तो हमारे पास जितना भी मटेरियल आया वो ₹100 वाला आया, ठीक है। जितना भी मटेरियल आया वो ₹100 वाला आया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर कुछ मटेरियल खरीदा, ठीक है, कितने का, 104 का, सेम मटेरियल, मतलब मटेरियल टाइप सेम है लेकिन 104 रुपीज करके वो आया, उसको हम ये रेड कलर से डिनोट कर दे रहे, ठीक है। उसके बाद 95 का मटेरियल आ गया, सपोज ये ऐसे मैंने दिखा दिया, 95 का मटेरियल आ गया, वही मटेरियल 95 में आ रहा है, ठीक है। और ये जो 110 है ये नवंबर का दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रीन कलर से कर देते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर से 95 रुपीज, सॉरी ₹110, ठीक है, ये हो गया। अब स्टोर में तो इस तरह से मटेरियल जो है आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, और मिक्सड अप हो रहा है। अब हमें ये देखना है, ईयर एंड आ गया, अब हमें यहाँ पर देखना है, स्टोर में ये चेक करना है कि हमारे पास जो मटेरियल बचा हुआ है, यहाँ पर अगर रॉ मटेरियल टाइप ऑफ ए अगर कुछ भी बचा हुआ है, वो कौन से प्राइस वाला बचा हुआ है, 100 वाला बचा हुआ है, 104 वाला बचा हुआ है, कौन सा है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या रह रहा है, क्यों हम लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करते हैं, ईयर एंड आ गया, फाइनल अकाउंट्स बनाना है, अब चेक करना चाहते हैं कि ये जो रॉ मटेरियल है जितना भी इधर बचा हुआ है वो कौन से प्राइस वाला बचा हुआ है, एट द रेट ऑफ 100 वाला, या एट द रेट ऑफ 104 वाला, या एट द रेट ऑफ 95 वाला, या एट द रेट ऑफ 110 वाला, ठीक है, कौन सा बचा हुआ है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए अलग अलग मेथड होता है, लेकिन सबसे पॉपुलर जो मेथड है उसमें है पहला सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड, फिर है फीफो, फिर है लीफो, ठीक है। अच्छा, फीफो का मतलब क्या होता है ये तो पता है शायद सभी को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो है ये कंजम्पशन पैटर्न बता रहा है कि अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो जो सबसे पहले इन होगा स्टोर में, जैसे यहाँ पर 110 वाला, क्योंकि वो जून के मंथ में हुआ था, जो सबसे पहले यहाँ पर इन होगा उसी का कंजम्पशन पहले होगा, मतलब इस मिडिल में जो भी कंजम्पशन हुआ पहला ये वाला मटेरियल 100 रुपए वाला यूज हुआ होगा, अगर हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रहे हैं। और अगर हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज कर रहे हैं तो जब यूज होना स्टार्ट हुआ होगा तब सबसे पहले नवंबर यानी 110 वाला आइटम स्टार्ट हुआ होगा, उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि बचा हुआ क्या है, ठीक है। और वेटेड एवरेज मेथड होगा, तो जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में वेटेड एवरेज पढ़ते, वेट लगा के कैलकुलेशन करना, तो इस तरह से यहाँ पर भी हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अगर हम लोग वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, और सिंपल एवरेज मेथड कर रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या हो रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चन है, सिंपल वेटेड और फीफो लीफो का। एक मिनट, क्वेश्चन जो है बंद हो गया था मेरे से, ये सब तो हो गया है। ये वाला, ये देखो, एक सिंपल एवरेज, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस ऑफ इश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू मटेरियल डी। मटेरियल डी एक वन टाइप ऑफ मटेरियल है, अगर हम लोग सिंपल एवरेज मेथड फॉलो किए हैं तो हमारा क्या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है, और अगर हम लोग वेटेड एवरेज मेथड यूज किए हैं तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जो है वो क्या हो रहा है। तो बेसिकली हमें मेथड पता करना है, तो ये ऐसा एमसीक्यू में भी आ सकता है, एमसीक्यू में जब आएगा तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, पर्टिकुलर किसी डेट पे हमें बोल सकता है कि मटेरियल का वैल्यू बताओ, जैसे मान लो बोल दिया 10th मार्च में मटेरियल का वैल्यू क्या होगा, या फिर 25th ऑफ मार्च में क्या होगा,
तो इस तरह से कैलकुलेशन आ सकता है अगर एमसीक्यू बेसिस में है, लेकिन हमें उसमें भी क्या करना पड़ेगा, पूरे चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। किसी भी तरह से हमें सोल्यूशन तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम लोग सबसे पहले करेंगे सिंपल एवरेज मेथड। तो यहाँ पर कैसे होगा, तो एक फॉर्मेट होता है, एक्चुअली ये कौन मेंटेन करता है, कहाँ मेंटेन होता है, ये स्टोर में मेंटेन होगा, ऑब्वियसली स्टोर में मेंटेन होगा। स्टोर में दो चीज मेंटेन होता है, एक बीन कार्ड होता है, एक स्टोर लेजर होता है। बीन कार्ड जो होता है वो कैसा होता है, वो एक कार्ड टाइप देखने में होता है। बीन कार्ड में ये लिखा हुआ रहता है कि कितना क्वांटिटी का स्टॉक आ रहा है और कितना क्वांटिटी का स्टॉक फैक्ट्री में जा रहा है या रिटर्न हो रहा है, जो भी डिटेल्स है स्टॉक का, हर एक चीज क्वांटिटी में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, क्वांटिटी में इसीलिए लिखा हुआ रहता है क्योंकि बीन कार्ड जो फॉलो करते हैं वो उतने स्किल्ड पर्सन नहीं होते, तो उनके लिए ये इतना क्वांटिटी 100 रेट करके कितना होगा ये सब कैलकुलेट करना आसान नहीं होता है। तो बीन कार्ड इसीलिए बना हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग वहां पर क्वांटिटी को शो करें। लेकिन स्टोर में और एक चीज में मेंटेन होता है, दैट इज स्टोर लेजर। अब लेजर का मतलब, जैसे मैंने लास्ट दिन भी बोला था, लेजर का मतलब क्या होता है, जहां पर हमारा क्वांटिटी, डेट, अमाउंट, मतलब डिटेल्स हमें मिल जाता है, दैट इज स्टोर लेजर। तो यहाँ पर हमें वही करना है, एक्चुअली हम लोग स्टोर लेजर ही बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मेट जो है बिल्कुल लेजर की तरह तो नहीं होगा, मतलब बहुत सारा कॉलम होगा। लेजर का जैसे चार 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 8 कॉलम होता है, 4 आइडेंटिकल कॉलम होता है, वैसा नहीं होगा, फॉर्मेट अलग होगा और इसको लिखने का तरीका भी थोड़ा सा हमारा अलग होगा। ठीक है, तो देखो कैसे फॉर्मेट होगा। इलास्ट्रेशन नंबर लिख लेते हैं, इलास्ट्रेशन नंबर 5, इलास्ट्रेशन 5। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले डेट, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर डेट लिखेंगे, डेट से हमें ये पता चलेगा कि कब मटेरियल खरीदा, कब मटेरियल इशू किया। इशू का मतलब होता है प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री में देना। ठीक है, अब हम लोग मटेरियल कैसे इशू कर सकते हैं, अगर हम लोग मटेरियल खरीद रहे हैं मार्केट से, ठीक है, तो इससे हम लोग बोलेंगे रिसिप्ट। रिसिप्ट के अंदर 3 कॉलम होगा, कितना रिसिप्ट किया, कौन से प्राइस वाला किया और उसका वैल्यूएशन क्या बन गया। ठीक है, वैल्यूएशन के लिए तो करना है, नहीं तो हमारा स्टोर लेजर का क्या जरूरत है, हम लोग सिर्फ बीन कार्ड से ही तो निकाल सकते थे, लेकिन बीन कार्ड में हमें ये अमाउंट जो है वो नहीं मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट हो गया इशू। अब मटेरियल खरीदने से ही तो नहीं होगा, उसे हम लोग इशू भी करेंगे, मतलब प्रोडक्शन के लिए भेजेंगे, तो वहां पर भी हमें देखना पड़ेगा कितना प्रोडक्शन के लिए भेजा, यानी क्वांटिटी, कौन से रेट वाला रॉ मटेरियल हम लोगों ने भेजा, यानी कि प्राइस, एट द रेट ऑफ प्राइस जो होता है, वैल्यू, तो कितना हुआ। ठीक है, अगर 1 यूनिट 5 रुपए करके 5 रुपए वाला भेजा तो 5 रुपए हुआ, तो वो दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद क्या बच गया, दैट इज बैलेंस। इशू करने के बाद क्या बच गया, इसीलिए बैलेंस। अब बैलेंस में भी हमारा 3 कॉलम हो सकता है, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू, लेकिन जब सिंपल एवरेज मेथड करेंगे तो बैलेंस में सिर्फ 2 ही कॉलम हमारा हो जाएगा, एक होता है क्वांटिटी और एक होता है वैल्यू। तब हम लोग प्राइस का जो यहाँ पर बैलेंस में प्राइस का जो कॉलम है उसको करने का जरूरत नहीं होता है। और यहाँ पर लास्ट एक रिमार्क्स का कॉलम होता है, अगर हमें कुछ रिमार्क्स वगैरह लिखना है, जैसे मान लो नॉर्मली रिमार्क्स क्या होता है, जैसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कोई रॉ मटेरियल हम लोगों ने रिटर्न कर दिया, स्पेशल केस था, कुछ डिफेक्ट हो गया, कोई चोरी हो गया, इस वजह से मटेरियल कम दिख रहा है, तो ये सब रिमार्क्स में हम लोग लिख सकते हैं। या फिर हम लोगों ने फैक्ट्री, मान लो हम लोगों ने डिपार्टमेंट 1 में रॉ मटेरियल यूज किया था, लेकिन डिपार्टमेंट 1 वाला वो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट 2 को ट्रांसफर कर दिया, तो इस तरह का जो स्पेशल केस होता है उसमें हम लोग ये चीज लिख सकते हैं रिमार्क्स में। अगर हमें ऐसा कुछ लगे कि हमें पॉइंट आउट करना चाहिए तो हम लोग रिमार्क्स में वो चीज लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सिंपल एवरेज में देखो पहले क्या बोल रहा है, 2016 ईयर दिया हुआ है, मार्च मंथ जो है वो मार्च दिया हुआ है, 2016 एंड मार्च। तो यहाँ पर लिखते हैं 2016 और मार्च। अच्छा, मार्च का 1, परचेज 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10। मार्च 1 परचेज किया है, तो परचेज करने से क्या होगा, रिसिप्ट होगा। परचेज 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, वैल्यू 1000 हो गया। यहाँ पर इशू तो कुछ नहीं बोला है, बैलेंस जरूर दिखेगा। तो अगर 100 इन यूनिट हम लोगों ने खरीदा है एट द रेट ऑफ 10 करके, तो उसका वैल्यू हो रहा है 1000, क्योंकि यहाँ पर हमें प्राइस वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो हम लोग ये दो चीजें लिखेंगे, फिर एट द रेट ऑफ 10 नहीं लिख पाएंगे।
अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोल रहा है परचेज 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 10.2 मार्च टू परचेज 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 10.2। अब इंटू करके देखो 10.2 इंटू 200 कितना होता है। टू 2040, ठीक है 2040। तो इशू तो कुछ नहीं हुआ, कुछ बोला नहीं किस तारीख को इशू हुआ, इस तारीख को और भी खरीदा गया है। तो अब मुझे ये बताओ कि टोटल क्वांटिटी कितना बनेगा। पहले से 100 था और 200 आ गया, तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पर लिखना चाहिए इस मेथड में। तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितना बनेगा, 100 था और 200 यहाँ पर आ जाएगा, तो टोटल बनेगा 300। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली 300 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले 1000 रुपए का हमारे पास रॉ मटेरियल था और अभी खरीदा हम लोगों ने 2040, तो ये बन जाएगा 3040। इतने रुपीस का मटेरियल बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ ऑफ मार्च को परचेस 250 यूनिट टू जॉब एक्स, MR नंबर 12, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं मार्च 5। क्या बोला है ठीक से देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि इशू कर दिया हम लोगों ने 250 यूनिट जॉब एक्स। जॉब एक्स का मतलब होता है जो जॉब कॉस्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग जॉब होता है, तो जॉब एक्स को इस मटेरियल का जरूरत था, ठीक है। तो ये मटेरियल डी जॉब एक्स में इशू कर दिया गया, यानी स्टोर से जो जहां पर जॉब एक्स का प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर भेज दिया गया। और ये हो गया मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर, मतलब जो फैक्ट्री से तो रिक्वेस्ट आया होगा, जहां पर जॉब एक्स को परफॉर्म किया जा रहा है वहां से रिक्वेस्ट आया होगा कि मुझे ये 250 यूनिट मटेरियल डी टाइप चाहिए। तो फिर ये जो उन्होंने जो नोट भेजा है उसको बोला जाता है मेटेरियल मेटेरियल उसे क्या बोलते हैं, मेटेरियल रिक्विजिशन बोलते हैं। तो उसमें जो नंबर लिखा हुआ रहता है उसका नंबर है 12, ठीक है। मतलब जिस रिक्वेस्ट जहां पर लिख के आया है उस जो डेटा है डॉक्यूमेंट है उस पे मटेरियल रिक्वेस्ट नंबर लिखा हुआ है 12, जो कि ये लोग के पास रह जाएगा, जो स्टोर में है लोग के पास रह जाएगा। तो 250 यूनिट इन्हें इशू करना है, तो हम लोग इशू में लिखेंगे यहाँ पर 250 यूनिट इशू करना है और इसका रेट हमें ढूंढना पड़ेगा। अब हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग कैसे सिंपल एवरेज मेथड को यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट करें, लगभग इतना जगह छोड़े, देख लेते कितना सारा 25 तक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट पेज में ही वर्किंग नोट करते हैं, पता नहीं कितना जगह लगे। तो नेक्स्ट पेज में वर्किंग नोट करते हैं। हमें इशू इशू प्राइस क्यों ढूंढना है वो भी सोचो। इसीलिए ढूंढना है क्योंकि हमारे पास तो दो रेट का मेटेरियल है, एक 10 रुपए वाला, एक 10 रुपए 20, ठीक है, 10 एंड 10.2। तो अगर हम लोग 250 यूनिट इशू कर रहे हैं तो वो 100 यूनिट लेके तो होगा नहीं, और 300 से भी लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ से 100 और यहाँ से 150 ऐसे अगर लेना पड़े तो हमारा इशू प्राइस हमें क्या लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक 100 यूनिट है जिसका रेट 10 रुपए वाला है, एक 10.2 वाला स्टॉक है जिसका टोटल क्वांटिटी 200 है। तो हमारा कितना इशू प्राइस होगा, तो हम लोग ऐसे करके लिखेंगे calculation of issue price, calculation of issue price। पहला डेट कौन सा है, 5 मार्च का, ठीक है। 5 मार्च का हम लोग इशू प्राइस कैलकुलेट करें। 5 मार्च का इशू प्राइस क्या हो जाएगा, हमारे पास दो टाइप ऑफ मटेरियल है 10 और 10.2, दोनों का हम लोग क्या कर देंगे एवरेज, क्योंकि मेथड का नाम क्या है सिंपल एवरेज। अगर एवरेज करना हो तो एवरेज करेंगे, मतलब एवरेज करना हो मतलब एवरेज इसीलिए कर रहे हैं ना, यहाँ पर 100 क्वांटिटी पे है, मुझे 250 यूनिट चाहिए, मेरे पास दो लॉट में माल है, एक 100 वाला एक 300 वाला। अगर मेरा 100, मुझे 100 से भी लेना पड़ेगा, मुझे 300 से भी लेना पड़ेगा, मुझे 100 से पूरा 100 लेना पड़ेगा और 300 से मुझे 150 लेना पड़ेगा, तब जाके मेरा 250 होगा, ठीक है। इसीलिए इसका प्राइस और इसका प्राइस, ये दोनों प्राइस को हम लोगों को क्या कर देना है, एवरेज कर लेना है, ठीक है, क्योंकि मेथड का नाम ही है सिंपल एवरेज। तो हम लोग ये दोनों प्राइस को एवरेज करेंगे। लेकिन अगर मान लो हमारा जो रिक्वायरमेंट होता वो, अगर हमारा इशू अगर 100 होता तो हमारा 100 से ही काम बन जाता,
पहले वाले लॉट से, तब हमें एवरेज करने का जरूरत नहीं होता। अगर एवरेज करने का जरूरत होगा तभी एवरेज करेंगे, अदरवाइज एवरेज नहीं करेंगे। इस चीज को ध्यान से सुनो, क्योंकि नेक्स्ट ऐसा आएगा कि शायद हमें एवरेज करना ना हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर हमें अगर एवरेज करना हो तो कौन कौन सा रेट का माल जो है वो ऐड करना पड़ेगा, वो भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इशू प्राइस निकाल लेते हैं। इशू प्राइस हमें एवरेज करना पड़ेगा क्योंकि 2 लॉट का माल हम लोग यूज कर रहे हैं। तो 20.2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसमें आ गया 10.10, 10 रुपए 10 पैसे। तो 10.10 करके कितना हो जाएगा देखो, 2525। हाँ 2525। अब यहाँ पर कितना बचा, टोटल तो 300 था, हम लोगों ने तो टोटल लगा लिया था 100 और 200 300, 300 से अगर 250 चला गया तो कितना बचेगा 50, और इसका प्राइस कितना बचेगा, मतलब वैल्यू कितना बचेगा, ये कैसे निकालेंगे, जस्ट इससे इसको माइनस कर देंगे। तो 3040 टोटल था, उसमें से 2525 चला गया 550, ठीक है 515 हो गया। एक चीज सोचो, हमारे पास 2 स्टॉक का माल था, है ना, एक 100 यूनिट वाला, एक 300, क्या 100 वाला भी हमारे पास बचा? अगर हम लोगों ने 250 इशू कर दिया, क्या 100 वाला जो क्वांटिटी वाला स्टॉक था, जो लॉट था, क्या वो अभी हमारे पास है गोडाउन में, या वो पूरा खाली हो गया? ये सोचो। नहीं यार, और नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अब हम लोग जो भी मेटेरियल अगर इशू करेंगे तो हमारे पास अभी फिलहाल 10.2 यानी 10 रुपए 20 पैसा वाला ही लॉट का आइटम पड़ा हुआ है, आइटम डी। जो 10 रुपए वाला था वो तो पूरा ही हम लोगों ने इशू कर दिया, 10 रुपए वाला भी है नहीं। मतलब अभी नेक्स्ट अगर कुछ भी एवरेज करना होगा तो हम लोग उस 10 को लेंगे नहीं, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 100 का पूरा 100 हमारा चला गया, ये 0 हो गया। यहाँ पर चाहो तो तुम लोग अपने समझने के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो। और 300 से 150 चला गया, इधर बचा हुआ है 50। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, परचेज 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 10.5, परचेज 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 10.5। तो यहाँ पर लिखते हैं परचेज 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 10.5, मार्च कितना था, मार्च 7। तो 200 इंटू 10.5, 100। हाँ 2100। अच्छा, अब यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इसका मतलब पहले से 50 था और 200 आ गया, यानी 250। अब ये दोनों का ऐड कर लो, 2100 प्लस 515, 2000, हाँ हाँ 2615। अच्छा ये हो गया मार्च। अच्छा मार्च 7, अच्छा फिर से परचेज हुआ है मार्च 10। तो परचेज होने से ज्यादा झमेला नहीं है, हम लोग को जस्ट देख के लिखते जाना है। मार्च 10 में परचेज हुआ है 300 यूनिट, प्राइस जो है 10.8, 10.8, 3240। हाँ 3240। तो फिर और भी बैलेंस बढ़ गया, 250 प्लस 300 ये हो गया 550, और 3240 प्लस 2615, 5855। हाँ 5855, ये हो गया मार्च 10। अच्छा मार्च 13 अब इशू हो रहा है, मार्च 13 जॉब वाई में इशू हो रहा है, मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर 15 है। मार्च 13 इशू हो रहा है, तो इशू होने से हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर, ठीक है। मार्च 13 में इशू हो रहा है 200 यूनिट। अब सबसे पहले इसका रेट निकालना पड़ेगा, 200 यूनिट। तो हम लोगों के पास लास्ट जो स्टॉक था, ठीक है, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 53 के बाद हमारा इशू प्राइस निकलेगा 13th ऑफ मार्च को, ठीक है। तो हमारे पास 10 रुपीज वाला जो स्टॉक था वो तो पूरा गया, 10.2 वाला ऑब्वियसली है क्योंकि यही तो फर्स्ट इशू हुआ, पहला इशू के बाद ये सेकेंड इशू हो रहा है। तो 10.2 वाला तो हमारे पास है, वो तो हम लोगों ने पहले देख लिया, 300 में से 150 यूज हुआ। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या रेट यहाँ पर आएगा उसी का एवरेज करना पड़ेगा। अगर इस मिडिल में हम लोगों ने कुछ और परचेज किया, परचेज तो जरूर किया, नहीं तो 200 इशू ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तो बचा हुआ था 50। अब 200 इशू करने के लिए और भी बैलेंस होना चाहिए, जबकि बैलेंस तो हम लोगों ने और भी परचेज किया है। तो और कौन कौन सा रेट यहाँ पर ऐड होगा, कौन कौन सा रेट आ जाएगा? ये 10.2 और 10.5। 10.2, 10.5
और एक भी तो आया है 10.8, ठीक है, और एक भी है ना 10.8। तो हम लोग प्राइस जब एवरेज करेंगे तो ये सारा ही लेंगे, 10.8 एवरेज करेंगे ना, इशू प्राइस को एवरेज करेंगे, तो जितना सारा प्राइस रहेगा सभी को हम लोगों को एवरेज करना है। लेकिन जब यहाँ पर यहाँ पे दिखाएंगे, क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता है क्या, क्योंकि सिर्फ 200 यूनिट ही बोला गया है। हाँ, सिर्फ 200 यूनिट ही बोला गया है, क्वांटिटी से फर्क क्वांटिटी में पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर जैसे देखो ये वाला तो हम लोगों ने लिया नहीं, हम लोग ये मान रहे हैं ना कि ये 100 वाला खत्म हो गया है ना, ये मान रहे हैं हम लोग। ये तो नहीं मान रहे कि 300 से 250 चला गया 100 वाला बचा हुआ, ये नहीं मान रहे। मतलब क्वांटिटी में बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग फीफो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फीफो अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब 100 खत्म हो गया। वैसे हम लोग पहले वाले में भी तो बोल सकते थे कि 100 नहीं खत्म हुआ, हमारे पास 100 वाला भी था 300 वाला भी था, हम लोग तो ये भी बोल सकते थे हम लोगों ने 300 में से 250 लिया, तब ये 50 बच जाता और यहाँ पर 100 बच जाता, ये जो पहला हमारा इशू था। लेकिन हम लोगों ने वो नहीं माना, प्राइस एवरेज जो है, जितना सारा प्राइस हमारा आ रहा है सारे को एवरेज करते जाना है। लेकिन क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा पहला जो स्टॉक था वो पहले हम लोगों ने खत्म कर दिया। प्राइस का एवरेज करो लेकिन क्वांटिटी को एज ए फीफो बेसिस में हमें चेक करते जाना है। तो इस बीच जितना सारा प्राइस इन होगा सारे प्राइसेस को हमें एवरेज करना है, क्वांटिटी से कोई प्राइस में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब अभी हम लोग देखो, जैसे ये 250 वाला हम लोग जब फिर से 200 इशू कर रहे हैं ना, तब हमारा सिस्टम फिर कैसा हो जाएगा। अगर हम लोग 200 वाला इशू कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम कुछ ऐसा होगा कि हम लोगों ने पहले ये 50 वाला खाली कर लिया, 50 वाला खाली कर दिया, यहाँ से बच गया 0, और इस मिडिल में हम लोगों ने खरीदा कितना था 200 और 300, तो 200 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 200 में से कितना लिया होगा, 200 में से तो पूरा नहीं लिया होगा, क्योंकि हम लोगों ने अगर 200 इशू किया है तो यहाँ से 50 ले लिया, यहाँ से 150 लिया होगा, तो यहाँ पर कितना बचा है 50। तो ये कैलकुलेशन क्वांटिटी में अपना अलग से होते जाएगा, लेकिन जो हमारा प्राइस है उस पे हमारा पूरा एवरेज, जितना सारा प्राइस इन होगा सारे के सारे में एवरेज होगा, ठीक है। समझ में आया कि यहाँ पर कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तब तो यहाँ पर भी वो वाला चीज अप्लाई हो सकता था ना, कि हम लोगों ने 100 से नहीं लिया, 300 से ही पूरा 250 लिया, तो वैसे नहीं करना है। यहाँ पर हमें फीफो फॉलो करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये बोला हुआ तो नहीं है लेकिन हम लोग फीफो के तरह से फॉलो करेंगे तभी होगा। लेकिन प्राइस हमें सारा एवरेज लेना पड़ेगा, ये इसीलिए वर्किंग नोट में हम लोग दिखाएंगे। समझ में आया? यस मैम। अच्छा, देखो और एक दो देखने से और भी क्लियर हो जाएगा। 10.8 डिवाइडेड बाई 3 यानी हो गया हमारा 10.5 आ रहा है, 10.5। तो इसका रेट लगाते हैं 10.5 करके, 200 इन 100 2100। 2100। अच्छा, ये बचा कितना फिर, 550 में से 200 चला गया तो बचा 350, और यहाँ पर 5855 ये माइनस करना पड़ेगा, 5855 माइनस 2100 3755। अच्छा, ये 13 का हो गया। 13 के बाद 18 फिर से इशू है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से इसे देखना पड़ेगा। 18 को फिर से इशू है, कितना, 18 को फिर से इशू हमारा 200 ही है, जॉब जेड में 200 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर 200 यूनिट करेंगे। अब कौन कौन सा प्राइस हमारा एवरेज में आएगा उसके लिए हमें इधर भी चेक करते जाना है। तो ये है नेक्स्ट जो इशू है, वो है 18 मार्च को। तो हमारा पहला स्टॉक जो 100 वाला वो 0 हो गया, दूसरा 300 वाला जो 10.2 वाला था वो भी 0 हो गया। अच्छा, अब यहाँ से 200 वाला 150 यूज हुआ, उसके बाद हम लोगों ने 200 लिया, 300 लिया, ठीक है। 200 वाला भी अभी भी बचा हुआ है, 300 वाला तो पूरा ही बचा हुआ है, ठीक है, 300 वाला पूरा बचा हुआ है। तो अगर अभी हमें फिर से 200 इशू करवाना है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कितना लेंगे, 150 लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 150 बचेगा। तो यहाँ पर एवरेज किसका करेंगे, 10.5 10.80। 10.5 और 10.80, करेक्ट, ये डिवाइडेड बाई 2, 10.65। अच्छा 10.65, 10.65 करके यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2130। 2130,
अच्छा, तो ये बचा कितना, 200, 350 में से 200 चला गया, 150 बचा, तो 3755 माइनस 2130, 1625। 1625। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, ये परचेज है मार्च 20, ठीक है, ये तो जल्दी से ही हो जाएगा। 100 यूनिट, 11 करके, तो ये हो गया 1100। तो 150 था और भी 100 आ गया, यानी 250 हो गया, 250, और इसका टोटल करना पड़ेगा 1625 प्लस 1100, 2725, 2725 हो जाएगा। और उसके बाद इशू 150 इशू हुआ है, 25 तारीख, 25 को यहाँ पर इशू हुआ है, 150 यूनिट था, तो 150 इशू हुआ है। अब इसका रेट देखना पड़ेगा, कौन कौन सा हमारा स्टॉक चला गया। जैसे ये वाला स्टॉक तो चला गया, 25 ऑफ मार्च को होगा, ये 10.5 वाला स्टॉक तो चला गया, ठीक है। कौन कौन सा बचा हुआ है वो देखना पड़ेगा। 10.80 और 11। हाँ, 10.80 और 11, तो कितना हो जाएगा, 10.8 प्लस 11 डिवाइडेड, 10.9। हाँ 10.90, 10.9 इंटू 150, तो 1635, ये माइनस हो जाएगा, 250 में से 150 चला गया, 100, और ये 2725 माइनस 1635, 1090, तो ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया कि ईयर एंड में, ये ईयर एंड तो नहीं हुआ, मंथ एंड में यहाँ पर इन्होंने किया है, ठीक है, मंथ एंड में ये कैलकुलेशन आया है। দিদি একটু ওয়ার্কিংটা দেখাও। হ্যাঁ দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, হুম, হয়ে গেছে। अच्छा, अच्छा इसी चीज को फिर हमें वेटेड एवरेज में भी करना है। वेटेड एवरेज मेथड में कैसे होगा देखो, इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल एवरेज था, वेटेड एवरेज सेम क्वेश्चन को ही करना है हमें वेटेड एवरेज में, ये यहीं तक था ना, स्टोर लेजर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, स्टोर लेजर ब्रैकेट में वेटेड एवरेज मेथड, ये चाहो तो लिख सकते हो, उसमें भी लिख सकते थे हम लोग स्टोर लेजर ब्रैकेट में सिंपल एवरेज मेथड। अच्छा, डेट, क्वांटिटी, डेट, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू, रिसिप्ट्स। यहाँ पर हो जाएगा इश्यूज, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू, बैलेंस, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू। अब हम लोग रिमार्क्स चाहे तो यहाँ पर भी कॉलम बना सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, सेम क्वेश्चन तो हमारा सेम ही है, 2016 और मार्च का 1 तारीख से स्टार्ट था। तो देखो मार्च के 1 तारीख परचेज 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10, 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10, 1000 यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर प्राइस का कॉलम यहाँ भी जरूरत नहीं था, ठीक है, चलो लिख दिया सो लिख दिया, यहाँ पर भी हमें जरूरत नहीं था 100 और यहाँ पर हो जाएगा 1000, ये प्राइस का कॉलम जरूरत नहीं है, ये सिर्फ फीफो लिफो में जरूरत होगा, सिंपल और वेटेड एवरेज में प्राइस का कॉलम का जरूरत नहीं होगा। फिर मार्च 2 फिर से परचेस हुआ था आई थिंक। मैम क्वांटिटी 10 से प्राइस नहीं, क्वांटिटी 100 प्राइस 10, ये वैल्यू 1000 है। हाँ 1000, इधर ठीक लिखे, यहाँ पर गलत लिख दिया। 200 और 10.2 करके था, तो ये हुआ था 2040 आई थिंक, हाँ 2040 2040। अच्छा, ये फिर ऐड कर देना है 200 + 100 300, ठीक है, ये प्राइस भी ऐड हो जाएगा। सेम यहाँ तक देखो सेम ही लगेगा कि कुछ तो डिफरेंस नहीं दिख रहा है सिंपल और वेटेड एवरेज में। उसके बाद नेक्स्ट डेट जो है वो मार्च 5 आ रहा है, इशूड 250, मार्च 5 इशूड 250, यहां से हमें पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है। तो जब 250 इशू करेंगे तब हमारा इशू प्राइस कैसे होगा, हमें क्या करना है, वेटेड एवरेज करना है, मतलब सिंपल हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कितना स्टॉक है। हम यहाँ पर दिखाते हैं वर्किंग नोट करके कैसे होगा। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ इशू प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ इशू प्राइस 5 मार्च का। यहाँ पर टोटल कितना है, 3040 और 300 करके, ठीक है, 3040 और 300, तो मेरे पास टोटल 300 यूनिट या क्वांटिटी में मेटेरियल डी है और इस पे कॉस्ट इन्वॉल्व है 3040। तो अगर हम लोग इसको वेटेड एवरेज कर दे तो हमारा टोटल कितना, फिर इसका प्राइस जो है वो क्या आ जाएगा, 10.133 करके आ जाएगा, 10.133 करके आ रहा है, ठीक है। ये जो 133333 ऐसे आ रहा है कैलकुलेटर में, इसका मतलब क्या है, ये एक ही डिजिट जो है वो रिपीट होते जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कैलकुलेशन में कॉस्टिंग में क्या करना चाहिए ताकि हमारा आंसर जो है वो अच्छे तरीके से टैली कर जाए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो लिखेंगे 10.13, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखना सही रहता है अगर पैसे का बात हो तो। लेकिन जब इंटू करेंगे तो कैलकुलेटर में जितना 10.1333 जितना बार आ रखा है इंटू 250 करके ही कैलकुलेट करेंगे, वहां पर सिर्फ 10.13 नहीं लगाएंगे ताकि हमारा आंसर जो है वो टैली करे। नहीं तो एमसीक्यू में जो ऑप्शन रहेगा उसके साथ तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो 2533 आएगा अगर पूरा लेके करेंगे, अगर पूरा लेके नहीं करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा। कुछ और आने पे हो सकता है कि जो ऑप्शन रहेगा उससे टैली ना भी हो। तो 300 से 250 चला गया, बचा कितना 50, और 50 का प्राइस कितना है 3040 माइनस 2533, 3040 माइनस 2533, तो ये हो जाएगा 507। फिर मार्च 7 में क्या हुआ है देखते हैं। मार्च 7 में परचेस था, फिर परचेस था 10 में भी परचेस था, ठीक है, तो मार्च 7 मार्च 10 200 और यहाँ पर था 300, 200 कितना करके था 10.5 10.8, ठीक है, तो 10.5 10.8 दोनों ही लिख लिए। 200 इंटू 10.5 ये है 2100, और यहाँ पर इशू तो कुछ होगा नहीं तो 250 बन गया। 50 + 200 मिला के 250 और 2100 + 507 2607 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 300 इंटू 10.8 इसका वैल्यू आया था 3240, ठीक है, अब 250 था और 300 आ गया मतलब 550 हो गया, 550 और इसका वैल्यू हो जाएगा 3240 ऐड करना पड़ेगा 2607 पे, तो 5847
7, ये आ गया 5847। अच्छा, मार्च 10 हो गया, फिर हम लोग लिखेंगे मार्च 13 था, ये देखो मार्च 13 इशू हुआ है 200, फिर इशू हुआ है 200, 13 और 18 को 200, यहाँ पर भी सेम 200, लेकिन रेट हमारा अलग अलग हो जाएगा। तो रेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बना लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 मार्च के बाद 13 ऑफ मार्च का इशू प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कितना बैलेंस है। बैलेंस है 5847 और 550 क्वांटिटी है, तो 5847 डिवाइडेड बाय 550, जितना आएगा वही जस्ट एवरेज कर देना है बेसिकली। तो 10.63 ऐसे आ रहा है, लेकिन ये हम लोग लिखने के लिए लिखेंगे जस्ट 10.63, ये देखो 10.63 लिखेंगे, लेकिन जितना भी डिजिट आ रहा है इनटू 200, पूरा डिजिट जो कैलकुलेटर में रहेगा उसको लेके 200 करना है, तो आएगा 2126। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा 2126। अब 250 में से 200 चला गया, बचा कितना 350 और माइनस 5847 माइनस 2126, तो इसका आंसर हो गया 3721 इतना हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर 200 फिर से था, ठीक है, तो फिर से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 13 मार्च के बाद था हमारा 18 ऑफ मार्च, 18 ऑफ मार्च का इशू प्राइस, तो कितना क्वांटिटी बचा है और क्या उसका प्राइस है। प्राइस तो 3721 अभी आया, और क्वांटिटी कितना था, क्वांटिटी था 350, क्वांटिटी 350, तो डिवाइड कर लो। 10 पॉइंट वही वाला आ रहा है ना, वही वाला आएगा, क्योंकि मिडिल में कोई परचेज नहीं हुआ है, तो एवरेज में चेंजेस कैसे होगा, कुछ परचेज ही नहीं हुआ। लगातार 2 बार हमारा अगर इशू हो रहा है तो ऑब्वियसली कुछ परचेज हुआ नहीं है ना इस मिडिल में, तो सेम प्राइस ही रहेगा। तो 10.63 इंटू ये करने पे वही 2126 ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 150 माइनस करने पे, और बस ये हमें माइनस करके देख लेना है, 3721 माइनस 2126 1595 ये हो गया। अच्छा, मार्च 18 के बाद 20 को परचेज हुआ है, फिर इशू हुआ है। मार्च 20 को परचेज हुआ है 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 11 करके, तो 1100, तो यहाँ पर बन गया 250 और 1100 प्लस ये, तो 26, हाँ 2695, और यहाँ पर मार्च 25 यहाँ पर इशू हुआ है 150। अब इसका प्राइस निकालना पड़ेगा, 150 इशू हुआ है तो बचेगा 100, प्राइस निकालना पड़ेगा 26 10 पॉइंट कितना आया 10.78। अच्छा, 10.78 इंटू करने पे 150 इंटू 10.78 1617। इसमें तुम लोग देखो, इसमें पूरा एग्जैक्ट आंसर आया, पॉइंट के बाद बहुत सारा डेटा आ रहा है, डिजिट्स आ रहा है, ऐसा बात नहीं है। तो इसमें क्या है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, आराम से लिख सकते हैं हम, जो आ रहा है आंसर राउंड में वही वाला। बचा कितना 1078 तो वेटेड एवरेज के हिसाब से ये क्लोजिंग स्टॉक, ये बन गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन 1078। इसी तरह से जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना फाइनल अकाउंट्स बनाती है तो वहां पर क्लोजिंग स्टॉक जो मेथड फॉलो करती है वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये सब हम लोगों ने एस में पढ़ा है कि एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिक्स में हम लोगों ने देखा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्यों बना हुआ रहता है, उसमें ये भी लिखा हुआ रहता है कि डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है। तो ये देखो 1078 अगर वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हैं, और अगर सिंपल एवरेज फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर 1090 इस तरह से होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं और क्या मेथड है।
अच्छा, ये सिर्फ फीफो मेथड दिया हुआ है, ठीक है। ये जो इलास्ट्रेशन 6 है, ये सिर्फ फीफो मेथड नहीं है, देखने में तो लिखा हुआ है फीफो एंड लीफो, लेकिन ये बेस स्टॉक मेथड भी है। बेस स्टॉक मेथड का मतलब क्या होता है, ये भी सिंपल है। ये देखो, स्टॉक ऑफ मटेरियल हेल्ड ऑन 1/4/2015 was 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 50, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है ना, 1 अप्रैल को 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 50। द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड इश्यूज वेर रिकॉर्डेड। You are required to prepare store ledger account showing how the values of issues would be calculated under base stock method. Base stock method का मतलब होता है कुछ एक स्टॉक को सेफ्टी के लिए हम लोग बेस स्टॉक मान लेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर स्टॉक हम लोग हमेशा रखेंगे अपने पास, ठीक है। तो बेस स्टॉक बनाना है हमें, तो कुछ बेस स्टॉक हमें बता देना चाहिए। देखो बता रखा है 100 यूनिट, मतलब हम लोग कुछ भी खरीदे कुछ भी इशू करें, हमारे पास एक 100 यूनिट हमेशा रहना ही चाहिए, बोथ थ्रू फीफो एंड लीफो। चाहे हम लोग फीफो मेथड फॉलो करें चाहे लीफो, मतलब 100 यूनिट अपने पास रख लो, उसके बाद फीफो से इशू करो या लीफो से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बेस स्टॉक का मेथड, बेस स्टॉक मेथड का मतलब होता है कि कुछ एक स्टॉक को एज ए बेस हमें रख लेना है, वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कितना उन्हें बेस स्टॉक रखना है, ठीक है। तो हम एक बेस स्टॉक से फीफो लिफो दिखा देते हैं, ठीक है। फीफो बाकी पूरा फीफो लिफो सिस्टम में ही होगा, बस बेस स्टॉक में हमें 100 जो है वो एज ए बेस स्टॉक रखना पड़ेगा। तो देखो उसमें कैसे होगा, इलास्ट्रेशन 6, डेट, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू या अमाउंट भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, फिर क्वांटिटी, रेट और वैल्यू। ये हो गया बैलेंस, ये हो गया इशू, ये हो गया रिसिप्ट। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो हमें बेस स्टॉक में कितना रखना है, 100 रखना है। कब, 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल जो हमारा ओपन हो रहा है, जब हम लोग ओपन करेंगे 1 अप्रैल 2015 को हम लोग बेस स्टॉक में एज ए बेस स्टॉक 100 यूनिट रखेंगे, ठीक है। 100 यूनिट का रेट क्या होगा, हमें यहाँ पर दे रखा है 400 यूनिट है 50 रुपए वाला, ठीक है। तो हम लोग 100 यूनिट को अलग ही कर लेंगे, तो जितने रुपए वाला है उतना रुपए ही अलग कर सकेंगे। 100 यूनिट अगर अलग करते हैं, क्योंकि हमारे पास 50 रुपए वाला स्टॉक है, तो 5000 रह जाएगा, और बाकी जो है उसको अलग दिखा देंगे 300, क्योंकि टोटल 400 था। ये देखो टोटल 400 था, उसमें से 100 का बेस बना लेना है, वो हमेशा अपने पास रखना है, ठीक है। मतलब इसको हमेशा हम लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, ऑलवेज इसे एज ए सेफ्टी स्टॉक की तरह रख लेंगे। बाकी बचा 300, क्योंकि 400 था, 300 वो भी 50 वाला ही बचा, 15000। ये पहले बेस स्टॉक बना लेते हैं, उसके बाद जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे करेंगे। अगर हम लोग फीफो मेथड पहले यूज कर रहे हैं तो फीफो के बेसिस पे चलेगा हमारा। अगर हम लोग फीफो मेथड यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये यहाँ पर लिख देते हैं, ऊपर तो जगह नहीं है कि हम स्टोर लेजर जो बना रहे हैं वो बेस मेथड का फीफो मेथड यूज करके बना रहे हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, अब देखो हमारा जो 100 है, यहाँ से जो 400 में 100 है वो यूज नहीं कर सकते, लेकिन 300 जो अलग किया वो यूज कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने परचेस किया 2 अप्रैल को, परचेस किया है 55 रुपीज वाला। यहाँ पर एक काम करते हैं, इधर तो जगह है 2015 ऐसे लिख लेते हैं, तो डेट वाला कॉलम कवर हो जाएगा। तो हम लोगों ने 100 यूनिट खरीदा है 55 वाला, तो 5500। अब यहाँ पर हमारा टोटल कितना हो जाएगा, हम लोग को सारा चीज अलग अलग लिखना पड़ेगा। फीफो लिफो में क्या करना है, हमें सारे डेटा को इंडिविजुअली लिखना है। तो 100 वाला है, 300 है और 100 है, हमें अलग अलग ट्रीट करना है ना, क्योंकि 100 का सिस्टम अलग है, 300 का सिस्टम अलग हो जाएगा, 55, ताकि हमें पता चले कौन सा स्टॉक कब इन हो रहा है, तो उस हिसाब से आउट होगा। तो उसके लिए हमें इंडिविजुअली लिखना जरूरी है। तो इसका तो पता है 5000, इसका पता है 15000, ठीक है। और ये जो हुआ ये हुआ 5500, ये अभी इतना स्टॉक हमारा बैलेंस में है। अच्छा, नेक्स्ट देखो 10 अप्रैल को फिर से परचेस हुआ है, तो 10 अप्रैल 2015 फिर से परचेस हुआ है 10 अप्रैल 2015 को। अच्छा, 2 के बाद मैम 6 अप्रैल इशू। हाँ 6 अप्रैल इशू था, वो छूट गया। 6 अप्रैल 2015 इशू है, ठीक है। अब इशू कितना बोल रहा है वो देखना पड़ेगा। इशू हमें बोला है
400 यूनिट। अब यहाँ पर देखना है कैसे यूज करना है। इशू हमें 400 यूनिट बोला है, तो हम लोग कैसे लेंगे? 100 यूनिट को हाथ नहीं लगा सकते, ये बेस है, ये रिजर्व में है। तो 400 लेने के लिए हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अगर फॉलो करते हैं तो अगर 100 वाले में हाथ नहीं लगा सकते, ये हमारा बेस स्टॉक है। उसके बाद फर्स्ट इन कौन सा है? 300, ठीक है, ये 300 लेंगे। और क्योंकि हमें 400 यूनिट का इशू करना है तो नेक्स्ट कितना लेंगे? 100, ठीक है। तो 350 करके 155 करके, तो ये कितना हो जाएगा? 15,000, और ये हो गया 5500, ठीक है। तो बचा कितना? 100 वाला तो बचा ही है। बैलेंस अगर हम लोग चेक करेंगे तो हमारे पास 100 वाला स्टॉक तो बचा हुआ है, और यहाँ से 300 और 10 100 ये चला गया, तो बचा कितना है? 150। मतलब बेस स्टॉक ही मेरे पास बचा हुआ है, बाकी खत्म हो गया, ठीक है। बाकी मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये हो गया 6 अप्रैल। अच्छा, उसके बाद है 6 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल परचेज हुआ है। 10th of April 2015 परचेज हुआ है 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 55 करके था, तो ये कितना हो जाएगा? 33,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 150 वाला जो बेस स्टॉक वाला था बचा हुआ, और नया 600 आ गया। अब हम लोग इशू कर पाएंगे, क्योंकि बेस स्टॉक को तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। अगर अब कोई इशू होगा तो जरूर हम लोग कर पाएंगे। तो 10th अप्रैल के बाद आ रहा है 13th ऑफ अप्रैल। 10th अप्रैल के बाद आ गया 13th ऑफ अप्रैल, इशू 400। 13th ऑफ अप्रैल इशू हो रहा है 400। तो 400 बेस स्टॉक को तो यूज नहीं कर सकते, 600 में से 400 यूज करेंगे तो रेट कितना लगाएंगे? 55। अगर 55 लगाएंगे तो ये बनेगा 22,000। तो कितना बचा? 100, और ये 600 में से 400 चला गया, 200 बचा, 50, और ये 55, कितना हो जाएगा? 5,000, और ये आई थिंक 11। अच्छा, 13th अप्रैल हो गया। नेक्स्ट देखो 13th अप्रैल के बाद 20th ऑफ अप्रैल परचेज 500 एट द रेट ऑफ 65। परचेज 500 एट द रेट ऑफ 65। 32,000, हाँ 32,500। तो कितना बन गया? 100 बेस स्टॉक था, 200 पहला का कुछ स्टॉक बचा हुआ था पहला वाला, यहाँ 500 आ गया। 50, 55 और 65 सबका वैल्यू पता है। ये 5,000, ये 11, ये मैंने शायद 1,10,000 लिख दिया है, हाँ 11,000 होगा। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा 32,500। अच्छा, फिर है 25th ऑफ अप्रैल इशू। 25th ऑफ अप्रैल 2015 इशू हुआ है। अच्छा, इशू कितना बोल रहा है? इशू बोल रहा है 600, ठीक है, 600 यूनिट। 600 100 यूनिट से नहीं ले सकते, 200 से ले लेंगे। यहाँ 500 से कितना लेना पड़ेगा? 400, तो मिला के 600 हो जाएगा। 200 वाला 55, 11,000 वाला, और ये 65 करके कितना होगा ये चेक करना पड़ेगा। 400 इंटू 65, तो ये हो गया 26,000। तो यहाँ पर बच्चा क्या? बेस स्टॉक तो रहेगा ही, और यहाँ पर बच गया 200 पूरा खत्म हो गया, 500 से 400 चला गया, 100 बचा है। 100 इंटू 65, 6500, 6,500 हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया 6,500। नेक्स्ट डेट क्या है देखते हैं। 10th अप्रैल परचेज हुआ है। 10th अप्रैल 10th अप्रैल 2015 परचेज हुआ है कितना? 800 यूनिट 70 करके, 800 यूनिट 70 करके, 870, तो ये हो जाएगा 800 इंटू 70, 56,000। अब यहाँ पर जब लिखेंगे तो 100 100 800, 100 100 और एक 800, तो 150 करके, 165 करके, 870 में, तो ये हो जाएगा 5,000, ये हो गया 6,500, और ये 56,000। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर डेट, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू,
क्वांटिटी रेट वैल्यू, क्वांटिटी रेट वैल्यू। अच्छा, फिर यहाँ पर 12/5 इशू हो रहा है, 12th ऑफ मई 500। 500 अगर इशू हो रहा है तो वो कैसे होगा? बचा है 100 बेस स्टॉक, वो नहीं ले सकते, दूसरा 100 ले सकते हैं, 100 और यहाँ से 800 में से 400, 100 और 400 इस तरह से हो जाएगा, 100 और 400 ऐसे हम लोग ले सकते हैं। तो 100 वाला 65 करके था, सेकेंड 100 65 करके था, और 800 वाला 70 करके था, तो ये 70 करके, तो ये हो गया 6500, ये हो गया 28,000, ये हो जाएगा 28,000। अच्छा, बचा क्या? बेस स्टॉक तो बचा हुआ है, 100 वाला जो 50 करके है वो तो रहेगा ही 5,000, और ये 100 चला गया, और ये 800 में से 400 चला गया, 400 बचा है 70 वाला, तो 400 बचा है 70, एक ही स्टॉक बचा है 28,000। अच्छा, अब यहाँ पर 12th ऑफ मई के बाद 13th मई इशूड 200, 13th मई इशूड 200, तो 200 इशू कर सकते हैं ये 400 वाले में से, तो ये हो जाएगा 14,000। तो यहाँ पर बचा कितना? 200, ये भी 14,000। 15th ऑफ मई परचेस, হ্যাঁ বল। বলছি 100 করে 50টাও তো থাকবে। ও হ্যাঁ, ওটা তো লিখলাম না, ঠিক, ওটা आगे लिखता है तो 100 করে 50, हाँ ये बेस स्टॉक तो रहेगा ना, वो मैंने हटा दिया, वो लिखा ही नहीं, और ये 200 वाला बचा है। ठीक, ठीक ही बोला छो। अच्छा, 13 के बाद यहाँ पर 13th ऑफ, ये 15/5 हो जाएगा, नेक्स्ट हो रहा है 15 ऑफ मई 2015। इसमें क्या बोला है? परचेज 500 एट द रेट ऑफ 75, परचेज 500 एट द रेट ऑफ 75, तो कितना हो जाएगा? 37,500। अच्छा, 37,500। अच्छा, अब जब लिखेंगे पहले 100, फिर 200, फिर 500, 100 बेस स्टॉक वाला 50, 200 70 वाला, और यहाँ पर 75, तो ये 5,000, 14,000, और यहाँ पर 37,500। अच्छा, ये 15 मई, उसके बाद 12 जून 15 जून, 12 जून को इशू 400, 12 जून को इशू हुआ है 400, तो यहाँ 400, ये 200 में से पहले लेंगे और 200 लेना पड़ेगा, 270 वाला 14,000, और यहाँ 500 में से 275 वाला, तो 75 इंटू 2 कितना होता है? 150, और यहाँ 15,000। अच्छा, ये 100 वाला बच गया बेस स्टॉक, 200 वाला पूरा खत्म, 500 में से 200 चला गया, बचा कितना? 300, 375 वाला, तो 22,500, 22,500 हो गया। और उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन दे रखा है 15 तारीख को, परचेस 300, 300 एट द रेट ऑफ 80, 24,000, तो 100 यूनिट वाला स्टॉक था, 300 था, और 300 वाला आया, ये 50 वाला था, ये 75 वाला था, और ये 80, तो यहाँ पर हो गया 5,000, ये 22,500 हो रहा है, ये 24,000 हो रहा है, टोटल ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक पूछे तो हमारे पास 3 आइटम है क्लोजिंग स्टॉक का, 50 रुपीज वाला स्टॉक है, 75 वाला है, और 80 वाला है, ठीक है। तो बेस स्टॉक और बिना बेस स्टॉक के फीफो मेथड
में करने का डिफरेंस बस इतना ही है कि यहाँ पर हम लोगों ने इस 100 को अलग ट्रीट किया। अगर मान लो यहाँ पर बेस स्टॉक 100 नहीं बोलता तो बाकी क्वेश्चन हम लोग जैसे सॉल्व करें हर एक जगह 100 लिख रहा है, वो नहीं लिखना पड़ता, ठीक है, क्योंकि बेस स्टॉक कुछ मानना ही नहीं है। तो हम लोगों को नॉर्मल अगर हम लोग फीफो मेथड करेंगे तो हो जाएगा वैसे, ठीक है। अगर बेस स्टॉक बोलेगा तो बार बार बेस स्टॉक को लिखते जाना है जितना बोलेगा, मतलब अपना जो रिजर्व है रिजर्व में वो रखना है और कुछ नहीं। बाकी फीफो मेथड हम लोग जैसे फॉलो कर रहे थे वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस बेस स्टॉक मान के लीफो भी करने बोला है, ठीक है, तो बेस स्टॉक मान के लीफो करने बोला है, तो ये देखो इसी का हम दिखा देते हैं बेस स्टॉक मान के हम लोग कैसे लीफो कर सकते हैं। तो फीफो लीफो भी इसके साथ हो जाएगा। डेट, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू। रिसिप्ट्स, इश्यूज और बैलेंस। तो सेम क्वेश्चन ही कर रहे हैं, देखो सेम क्वेश्चन। सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 को हमें बेस स्टॉक अपना जो है वो रखना है। हम लोग लीफो मेथड से कर रहे हैं लेकिन बेस स्टॉक यहाँ पर हमें 100 रखना है। सेम क्वेश्चन है, 50 करके तुम लोग अपना सोल्यूशन देख सकते हो, उस हिसाब से हम करवा रहे हैं। 5000 पहले जैसे किया था वैसे ही होगा। बचा कितना, फिर 300 को अलग से लिखना पड़ेगा, 50 वाला इसका वैल्यू हुआ था 15,000, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों का फर्स्ट क्या हुआ है, फर्स्ट हम लोगों ने परचेस किया था 2 अप्रैल को परचेस किया है 100 यूनिट। 2 अप्रैल को परचेस किया है 100 यूनिट 55, तो 100 यूनिट 55 यानी 5500, ठीक है। तो यहाँ पर 100, 300 और 100, तो 150, 350 और ये 55, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा। ये बिल्कुल पहले जैसे किए थे वैसे ही चल रहा है क्योंकि अभी तक इशू स्टार्ट नहीं हुआ। जब तक इशू स्टार्ट नहीं होगा फीफो लीफो का इफेक्ट भी हमें नहीं दिखेगा। तो 5500 यहाँ तक बिल्कुल सेम ही आंसर हुआ होगा। अच्छा, 2 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल में इशू हुआ था, तो देखो 6 अप्रैल में इशू हुआ है 400 यूनिट, यहाँ से हमें समझ में आएगा। 6 अप्रैल 400 यूनिट इशू हुआ है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले ये 100, ठीक है, फिर ये 300, तो 100 जो है ये 55 करके, 300 जो है वो 50 करके, तो 155 करके 5500, 350 करके 15,000। तो यहाँ पर क्या बचा, 100 सिर्फ बेस स्टॉक बचा रहेगा क्योंकि 300 और 100 दोनों ही चला गया 50, तो ये 5000 हो जाएगा। ये हो गया 6 अप्रैल को। उसके बाद 10 अप्रैल को फिर से देखो परचेज हुआ है, ठीक है, परचेज हुआ है 600, परचेज हुआ है 10 अप्रैल को 655 करके 33,000, तो 100 था और 600 आ गया 50, 55, 5,000 और ये हो जाएगा 33,000, 10 अप्रैल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 13 को फिर से इशू हुआ है, तो 13 अप्रैल को इशू हुआ है 13 अप्रैल को इशू हुआ है 400, तो हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट लेंगे तो 600 से आराम से 400 ले सकते हैं 55, तो 400 इंटू 55 करने पे 22,000 आ रहा है, तो यहाँ पर 100 तो बचा हुआ रहेगा, बेस स्टॉक है, इससे तो कुछ करना नहीं है। और 600 से 400 यूज हो गया, बचा 200, 255 वाला, तो 11,000, ये हो गया 11,000। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डेट देखते हैं, 13 के बाद कौन सा डेट है, 13 के बाद 20 को परचेज हुआ है 500 एट द रेट ऑफ 65, 500 एट द रेट ऑफ 65, तो 500 एट द रेट ऑफ 65 हो जाएगा 32,500। अब यहाँ पर हम लोग बैलेंस दिखाएंगे 100, 200 और 500, 50, 55 और 65, तो सभी का वैल्यू पता है 5,000, 11,000 और 32,500। ये हो गया 20th अप्रैल को। उसके बाद 25 अप्रैल इशू 600, 25 अप्रैल
इशू जो है वो 600 है, तो 500 से ले लेंगे और 200 से 100 ले लेंगे, तो 500 से यानी 65, 200 से यानी 55, तो 500 इंटू 65 जो है ये हो रहा है 30 to 500, ये तो हमें पता ही है, और ये हो गया 5500। तो यहाँ पर बचा कितना, ये 200 से 100 बच गया और बेस स्टॉक का 100 बच गया, तो 150 वाला बचा हुआ है 5000 और 155 वाला बचा हुआ है तो 5500। ये हो गया, ये हो गया 25 अप्रैल का। अच्छा, अब 10 मई परचेज 800, 10 मई परचेज 800 एट द रेट ऑफ 70, तो ये हो जाएगा 56,000। तो बैलेंस हुआ 100 100 800, तो 150 वाला और 55 और यहाँ पर 70, तो 5000 5500 और ये हो जाएगा 56,000। अच्छा, 10 मई के बाद आ रहा है 12 मई इशू 500, 12 मई इशू जो है वो 500 है, मतलब 800 से ही हो जाएगा, 500 इंटू 70, तो 500 इंटू 70 हो गया 35,000। बैलेंस कितना बचेगा, 100 100 और ये 800 से 500 चला गया यानी 300, तो ये हो गया 50, ये हो गया 55 और ये हो गया 70, तो ये 5000, यहाँ पर 5500 और 7 इंटू 3 21,000 ये हो जाएगा। दीदी 12 मंथ। हाँ बोलो। 10 তারিখে 600 না 800 পারচেজ হয়েছিল? কত তারিখ বলো তো? 10 তারিখ তো 800 পারচেজ হয়েছে, এটা 800। 800, হ্যাঁ 10 মে 800 পারচেজ হয়েছে, 800 ইন্টু 70 56,000। ঠিক আছে, হয়ে গেছে। अच्छा, अब इधर फिर से करना पड़ेगा, डेट क्वांटिटी प्राइस वैल्यू, क्वांटिटी प्राइस वैल्यू, क्वांटिटी प्राइस और वैल्यू। अच्छा, ये लास्ट हमारा था कहाँ तक किया, 12th। अच्छा, एक इशू किया 12 मई, जून तक, सॉरी मई तक, 12 मई। अच्छा, अब इसके बाद करेंगे 200 13th को, 13 मई 200 क्वांटिटी इशू होगा, तो 200, तो सबसे पहले 300 में से चला जाएगा, 200 इंटू 70, 200 इंटू 70, तो ये हो जाएगा 14,000। बचा क्या, 100 बेस स्टॉक और एक 100 बचा हुआ था, 100 बेस स्टॉक बचा हुआ था, और ये 100 और ये 300 में से चला गया, बचा कितना, 200 चला गया, 100 बचा है, मतलब 50 55 और 70, 50 55 और 70, 5,000 5,500 7,000। अच्छा, ये हो गया 13 मई के बाद का कंडीशन। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है 13 मई के बाद, 15th में परचेज हुआ है 500 एट द रेट ऑफ 750, 500 एट द रेट ऑफ 75, सॉरी 75 इंटू ये था 37,500 आया था। अब इसको बैलेंस पे दिखा देंगे, 100 100 यहाँ पर 100 और यहाँ पर और 500, तो 50 55 70 75, तो 5,000 5500 7,000 और ये 37,500, 15th 5 हो गया, फिर 12 जून इशू 400, 12 जून इशू 400, तो ये 500 से ही हो जाएगा, 400 इंटू 75, तो 400 इंटू 75 कितना होता है, 30,000।
अच्छा बचा ये 100 बेस स्टॉक और आगे 100 और ये 500 में से 400 चला गया 100, मतलब हर एक डेटा ही 100 के बेस में आ गया, 70 और 75। तो 5000, 5500, 7000, 7500। अच्छा उसके बाद परचेज 300 एट द रेट ऑफ 80, परचेज 300 एट द रेट ऑफ 80। 15th ऑफ जून। तो यहाँ पर बैलेंस लिखना पड़ेगा 100, 100, 100, 100 और ये 300, 50, 55, 70, 75, 80, 5000, 5500, 7000, 7500 और 24000, 24,000। तो ये हो जाए। तो ये तो जस्ट कैलकुलेशन है, फीफो बोलेगा तो फीफो बेसिस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देखना है। ये फॉलो तब करना है जब हम लोग इशू करेंगे, ठीक है। इशू के आगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, परचेस होने से तो वो बैलेंस में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और हाँ, लिखने का पैटर्न अलग होगा। देखो जब हम लोग लीफो में इशू कर रहे हैं तो क्योंकि हम लोग पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट लेंगे तो पहले हम लोगों ने 100 ही लिखा है ताकि बैलेंस लिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और जब हम लोग इसी चीज को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे दिखा रहे थे तब हम लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि पहला वाला ले रहे थे, जबकि बेस स्टॉक तो नहीं लेना है तो 300 में से ले रहे थे। तो देखो पहले हम लोगों ने लिया था 300, लिखने का पैटर्न ये देखो, पहले हम लोग 300 लिख रहे थे फिर 100 लिख रहे थे। तो ये पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ेगा। और अगर चाहो तो एक चीज कर सकते हैं हम लोग, हर एक जगह पे ये ऐसा एक ब्रैकेट जो है वो दे सकते हैं, समझने के लिए ये चीज कर सकते हैं, ठीक है, कि ये एक साथ है। क्योंकि लिखते लिखते अगर लाइन जो है वो इधर उधर हो जाए तो ऐसे करके दे सकते हैं, इसे कवर कर सकते हैं जो दो एक ही जगह पे है। अच्छा देखो, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो इसके साथ साथ देखो हम लोग 4 मेथड सीख लिए। सिंपल जो मेन है, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, इधर फीफो लिफो, हाँ, और फीफो लिफो के साथ और एक चीज भी सीख लिया कि बेस स्टॉक मेथड में क्या होगा। तो कुछ डिफरेंस नहीं है, फीफो लिफो अपना हिसाब से जैसे फॉलो हो रहा है फॉलो होगा, बेस स्टॉक को एक अपना लिखते जाना है वो रहेगा, बेस कुछ एक हमारा रहेगा। उसके बाद देखो और एक क्वेश्चन दिया है, स्टोर लेजर प्रिपेयर करना है फीफो मेथड, ठीक है, फीफो मेथड से करना है। यहाँ पर कुछ पॉइंट है, हम थोड़ा सा डिस्कस करते थे। देखो यहाँ पर सिर्फ फीफो, बेस का कोई सिस्टम नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस 500 है एट द रेट ऑफ 200, तो ये पहले बैलेंस में लिखेंगे क्योंकि ये परचेज नहीं है, ओपनिंग है। उसके बाद इशू हुआ है 70 टन। तो अगर ये फीफो मेथड है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो एक ही बैलेंस है तो 500 में से 70 चला जाएगा, फिर इशू हुआ है 100 तो 500 में से 100 चला जाएगा, फिर इशू हुआ है 80 तो 500 में से 80 चला जाएगा। तो कितना चला गया, 100 प्लस 70 प्लस 80, तो 500 में से बचा हुआ रहेगा 250। फिर ये रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर यानी परचेस रिसिप्ट में जाएगा 200 इंटू 190 करके, तो 250 था और 200 आ गया। फिर रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, इसको क्या करना चाहिए, अगर किसी डिपार्टमेंट में मटेरियल इशू किया है, स्टोर लेजर कहाँ मेंटेन हो रहा है, स्टोर में, अगर कोई डिपार्टमेंट इसको रिटर्न कर दे रहा है तो ये बताओ कि हमें इसको क्या ट्रीट करना चाहिए। बैलेंस में तो बैलेंस लिखा जाता है, तो या तो इशू ट्रीट होगा या तो वो रिसिप्ट ट्रीट होगा। अगर हमें कोई डिपार्टमेंट रिटर्न बैक कर देता है तो स्टोर वाला क्या करेगा, उसको कहाँ दिखाएगा, कहाँ दिखाना चाहिए, 14th नंबर वाला पूछ रहे हैं। अगर कोई डिपार्टमेंट हमें रिटर्न कर दे रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए, जितना उन्होंने मटेरियल लिया था शायद उतने का जरूरत नहीं होगा इसलिए कुछ रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न कितना कर दिया है, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट है 15 टन, 15 टन रिटर्न कर दिया है। तो इसे हमें कहाँ दिखाना चाहिए, रिसिप्ट कॉलम में या इशू कॉलम में, ये या फिर कहाँ पर, बैलेंस में तो जाएगा ही, बैलेंस करने के बाद जो आता है कहाँ पर दिखाना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट से स्टोर में वापस आ रहा है, हम लोग बना रहे स्टोर लेजर, हम लोग स्टोर में है, बोलो कहाँ पर लिखना चाहिए, रिसिप्ट में। रिसिप्ट में। हमारे पास रिसिप्ट हो गया। अब रिसिप्ट सप्लायर से भी हो सकता है, और अगर हमारा कोई डिपार्टमेंट हमें वापस कर रहा है तो हम लोग लिख लेंगे कि हमारे पास इतना स्टॉक वापस आ गया। फिर इशू हुआ 180, फीफो मेथड में इशू करोगे, फिर रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर परचेज दिखाओगे, फिर इशू हुआ 300, फिर रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर, फिर इशू हो गया 115, फिर रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट ने फिर से रिटर्न किया तो फिर से इसे हम लोग क्या ट्रीट करेंगे,
हम लोगों के पास माल जो है वो वापस आ गया, रिसिप्ट ट्रीट करेंगे, रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर, ये तो परचेस ट्रीट होगा, तो इसमें कुछ नया नहीं है, तो इसको हम लोग फीफो मेथड से कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक रिमार्क्स का कॉलम बोल रखा था, अगर रिमार्क्स का कॉलम लिखते हैं तो वहां पर ये लिखना चाहिए कि ये रिसिप्ट कहाँ से हुआ, मतलब ये क्यों रिमार्केबल है, बिकॉज ये हम लोगों ने परचेज नहीं किया कि सप्लायर से हम लोगों के पास हमारे स्टोर में माल आ गया, ये हमारा माल ऑलरेडी जो हम लोगों ने फैक्ट्री में इशू किया था वो रिटर्न आ रहा है, तो इसीलिए ये रिमार्क्स में हम लोग दिखा सकते हैं कि रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट बी, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर इलास्ट्रेशन भी तो तुम लोग वो वाला एक बार करके देखो घर पे होमवर्क, ठीक है। इलास्ट्रेशन 8 का देखते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट है तो बता देते हैं। ओपनिंग बैलेंस बताया है तो वो बैलेंस पे चला जाएगा, रिसिप्ट यानी परचेज रिसिप्ट में दिखाएंगे, फिर रिसिप्ट हुआ है, फिर इशू हुआ है, अच्छा फिर इशू हुआ है तो ये फिर लीफो बेसिस पे इशू अपना हम लोग दिखाएंगे। अच्छा उसके बाद इशू 200 यूनिट टू जॉब भी रिसिप्ट, हाँ यहाँ पर कुछ स्पेशल केस नहीं है, यहाँ पर नॉर्मली दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर और एक मेथड भी है, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड जो है, जब इशू होगा, देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, रिसिप्ट, इसका मतलब ये रिसिप्ट में दिखाएंगे एज ए परचेज, फिर इशू हुआ है 300 यूनिट टू जॉब एक्स वाई और रिसिप्ट 200 यूनिट एट 4.30 ईच, ये एक्चुअली क्या है, ये डेट जो है ये यहाँ पर नीचे होना चाहिए था, ये यहाँ तक ही है, ये 17 तारीख का डेट नीचे होना चाहिए था, ये इसके साथ आ गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जब इशू होगा तो हमें क्या ट्रीट करना है वो हम बता रहे हैं, और यहाँ पर ये देखो फिर से रिसिप्ट हुआ है, तो तुम लोग रिप्लेसमेंट प्राइस पे देख पाओगे कि इशू प्राइस जो है 15 तारीख को इशू हुआ है, तो 15 तारीख को यहाँ पर एक इशू प्राइस दिया हुआ रहेगा, ये देखो 15 मार्च को एक इशू प्राइस दिया हुआ है 4.20, मतलब रिप्लेसमेंट प्राइस, मतलब किसमें इशू करना है उसी प्राइस को बोला जाता है रिप्लेसमेंट प्राइस। तो जो इशू प्राइस होगा वो हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये तो और भी आसान है, हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पर जो दिया हुआ रहेगा डेट देख के लिख देंगे, तो 15 तारीख का इशू प्राइस लगाएंगे 4.20, इसी को बोला जाता है रिप्लेसमेंट प्राइस। तो हम लोग 15 तारीख का जो इशू हो रहा है उस पर रेट लगाएंगे 4.20, फिर यहाँ पर रिसिप्ट दिखाएंगे नेक्स्ट, क्योंकि वो 17 तारीख का है, फिर उसके बाद इशू हो जाएगा, फिर रिसिप्ट हो जाएगा। अब जब इशू हो रहा है देखो 250, ठीक है, 20 तारीख को, 20 मार्च को इसका भी कुछ रिप्लेसमेंट प्राइस रहेगा, वो देख के हमें लिखना है, ये देखो 4.40, तो वो लिख देंगे। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर देखो रिसिप्ट 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 450, अच्छा तो रिसिप्ट हुआ है 400, मतलब रिसिप्ट में लिखो। उसके बाद 2 बार इशू हुआ है, दोनों का ही देखो यहाँ पर परचेज प्राइस इशू प्राइस रहेगा 4.6 और 4.8, 26 तारीख को और 30 तारीख को, ठीक है। और यहाँ पर जो रिसिप्ट है ये 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.60 करके है। तो ये तो और भी आसान है, जब परचेज हो रहा है परचेज रेट लिखो, और जब इशू हो रहा है इशू का रेट वेट कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, फीफो भी नहीं देखना है, लीफो भी नहीं, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, सिर्फ बैलेंस करते जाएंगे और जो रेट है उसे लिखते जाएंगे, तो ये रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड में हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम, ये तुम लोगों को होमवर्क दे देते हैं, ये दो, ठीक है, तो तुम लोग करोगे तो मुझे आंसर बता देना, इलास्ट्रेशन 9 और यहाँ पर इलास्ट्रेशन 8, ये दो हो जाएगा, 8 और 7, 7, 8, 9, ये होमवर्क ले लो, 7, 8, 9। इलास्ट्रेशन 7, 8, 9, ठीक है। सिर्फ रिप्लेसमेंट मेथड मैंने नहीं करवाया, लेकिन ये सबसे आसान है, बाकी तो फीफो लिफो तो करवा ही दिया बेस स्टॉक प्राइस लेके। और 9th ये जो रिप्लेसमेंट प्राइस वाला क्वेश्चन था यानी इलास्ट्रेशन 9, ये तो और भी आसान है, ये एकदम कोई भी बिना कैलकुलेशन किए जस्ट रेट देख देख के लिखना है, ठीक है। फिर ये होमवर्क रहेगा, आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाय मैम। बाय।